तो नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्यारे बच्चों हिंदी हिंदी गद्य भाग। प्यारे बच्चों, पाठ आपका दूसरा नंबर है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा का। प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर दूसरा, हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर का हर एक प्रश्न का आंसर आपको बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया गया है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई है। इस वाक्य का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो आपको आंसर में लिखना होगा कि इस वाक्य का आश्रय यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण एशिया महाद्वीप का एक महान शैक्षणिक और आध्यात्मिक केंद्र था। यहाँ से निकलने वाले ज्ञान की रश्मियां केवल स्थानीय सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि कठिन भौगोलिक बाधाओं जैसे ऊंचाई पर्वतों और विशाल समुद्रों को पार कर सुदूर देश जैसे चीन, जापान, तिब्बत, सुमात्रा आदि तक पहुंची। इसका अर्थ यह है कि नालंदा के विद्वान और उनके द्वारा उसके बाद प्रतिपादित दर्शन एवं शिक्षा के ख्याति और प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त था, जिससे नालंदा लगभग 600 वर्ष तक एशिया का चेतन चेतन केंद्र बना रहा था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आंसर इसका लिखिएगा। ठीक है, 100% आपका सही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसका आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर आपका दूसरा है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित है। लिखना होगा मगध की प्राचीन राजधानी का नाम गिरिवज है या राजगिरी था। वह स्थान भौगोलिक रूप से अत्यंत सुरक्षित और मनोरम था, क्योंकि वहां 5 पर्वतों के मध्य बसा हुआ था। वर्तमान नालंदा इसी राजगीर के प्रसिद्ध कुंडों से लगभग 7 मील उत्तर की ओर स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका दूसरा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। लिखना होगा भगवान बुद्ध के समय नालंदा में एक विकसित ग्राम के रूप में विख्यात था। पाठ के अनुसार उस समय नालंदा गांव में प्रभावित यानी कि ऊनी वस्त्रों का निर्माता का एक विशाल अम्रवन था। इस स्थान पर भगवान बुद्ध का भव्य स्वागत किया गया था बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर आपका 4 नंबर है कि महावीर और मैथिली पुत्र गौशाला की भेंट किस उपग्राम में हुआ था। लिखना होगा जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर और आचार्य मैथिली पुत्र गौशाल की ऐतिहासिक भेंट नालंदा में हुआ। उस समय नालंदा का राजगिरी का एक उपग्राम था। बाहरी स्थान नगर का निकट की बस्ती समझा जाता था। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए अगला सवाल की ओर। 5 नंबर, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षवास किया था। वर्षावास किया था, आंसर में लिखना होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर ने नालंदा में कुल 14 वर्षवास व्यतीत किए थे। वर्षवास का अर्थ होता है यानी कि वर्षावास का अर्थ होता है वर्षा ऋतु के दौरान एक निश्चित स्थान पर रहकर साधना करना। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर आपका 6 नंबर, तारानाथ कौन था। उन्होंने उन नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया। लिखना होगा आपको लामा तारानाथ तिब्बत का एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहास लेखक थे। उन्होंने अपने ऐतिहासिक विवरणों में नालंदा के भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारी पुत्र का जन्म बताया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि
सम्राट अशोक के समय भी वहाँ सारिपुत्र का चित्र विद्यमान था। ठीक है, इस प्रकार आप लोग 6 का आंसर लिख सकते हो। अगला सवाल है बच्चों आपका 7 नंबर, एक एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? लिखना होगा। यद्यपि नालंदा के प्राचीनतम बुद्ध और अशोक के काल से जुड़ी है, किंतु एक प्राणवंत और सक्रिय विद्यापीठ के रूप में इसका उदय और वास्तविक विकास लगभग गुप्त काल के दौरान हुआ था। गुप्त सम्राटों के संरक्षण में ही वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विश्वविद्यालय के रूप में उभरा था। इस प्रकार आप इसका 7 का आंसर लिख सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला नंबर 8 नंबर, फरहान कौन थे? वो नालंदा कब आए थे? लिखना होगा। फरहान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे जो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आए थे। वे चौथे शताब्दी ईसा में नालंदा आए थे। उन्होंने वहाँ सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप में दर्शन भी किए थे। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हो 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? लिखना होगा। सम्राट हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री युआन चांग हेनसंग भारत आया था। उस समय नालंदा अपने उन्नति के शिखर पर था। उस काल में नालंदा एक परिपूर्ण विकसित विश्वविद्यालय का रूप ले चुका था, जहाँ 6 बड़े बिहार हुए और देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षण ग्रहण करने आते थे। इस प्रकार आप इसका आंसर देख सकते हो 6 का। 9 का। उसके बाद पहले बच्चों आपका 10 नंबर सवाल है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या क्या बताया है? लिखना होगा। आंसर में चीनी यात्री युआन चंग एक जातक कथा के हवाले से नालंदा नामकरण के बारे में बताया है कि उनकी अनुसार नालंदा शब्द का अर्थ ना आलदा यानी कि तृप्त न होना। इसका कारण यह बताया कि यह अपने पूर्व जन्म में उन्नत भगवान बुद्ध के दान देने से कभी तृप्त नहीं होती है। यह नाम उस बात का प्रतीक है कि ज्ञान का दान अनंत होता है। इस प्रकार आप इसका 10 का आंसर लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म किसी एक व्यक्ति का प्रयास से नहीं बल्कि जनता के सामूहिक और उदार दान से हुआ था। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों को दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर उसे भगवान बुद्ध को समर्पित किया। बाद में गुप्त राजाओं और अन्य दान दानदाताओं ने इस विशाल स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हो 11 का। 12 नंबर सवाल है आपका, यशोवर्मन के विशाल शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्द में चित्रण कीजिए। लिखना होगा। 8वीं शताब्दी के कन्नौज नरेश यशोवर्धन के शिलालेख में नालंदा भव्यता उद्भुत वर्णन मिलता है। शिलालेख के अनुसार नालंदा के बिहार की पंक्तियों बहुत ऊंची थी और उसकी शिखर आकाश में बादलों को छूने प्रतीत होती थी। बिहार के चारों ओर नीले जल से भरे सरोवर थे, जिनमें सुहाने और लाल कमल तैरते थे। भगवान के बीच संग्रहण आकुंजों के शीतल छाया रहता था और भगवान का शिल्प एवं स्थापत्य अनेक सुंदर मूर्तियां और अलंकरणों से सुसज्जित थे बच्चों। इस प्रकार आप लोग हमारा आंसर लिख सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों 13 नंबर, इतिंग संघ कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया? लिखना होगा। इतिंग संघ एक प्रमुख चीनी यात्री था जिसने नालंदा की यात्रा की थी। उसने बताया है कि उस समय नालंदा बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप यानी कि व्याख्यान कक्ष थे। अर्थात आर्थिक व्यवस्था के कारण उसमें जानकारी दी गई है कि विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए राजा द्वारा 200 गाँव को आय दान में दी गई थी बच्चों। इस प्रकार आप तेरा आंसर लिख सकते हो। अगला सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कोई एक उदाहरण दीजिए। लिखना होगा। विदेशों के साथ नालंदा की गहरी बाधाओं सबसे प्रमुख उदाहरण खुदाई में मिला एक ताम्रपत्र है। यह ताम्रपत्र स्वर्णद्वीप आधुनिक सुमात्रा इंडोनेशिया के शासक सम्राट थी बालपुत्र देव का था। उन्होंने मगध के सम्राट देवपाल के पास दूत भेजकर प्रार्थना की थी उनकी ओर से 5 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए, जिससे वह बिहार के निर्माण और धार्मिक कार्यों को संचालन हो सके। 14 का आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अगला सवाल है बच्चों, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? तो नालंदा में पाठ्यक्रम व्यापार और व्यवहारिक था। वहाँ निम्नलिखित 5 विषय अनिवार्य था। शब्द विद्या,
भाषा के समय ज्ञान के लिए, हेतु विद्या बुद्ध के कसौटी पर रखने की क्षमता विकसित करने के लिए, चिकित्सा विद्या विद्या स्वयं स्वस्थ और दूसरे को निरोग बनाने के लिए, शिल्प विद्या व्यवहारिक और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, धर्म और दर्शन वैचारिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इस प्रकार आप इसका लिख सकते हो 15 का आंसर। अगला सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर 16 नंबर, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों का सूची बनाएं। बच्चों लिखना होगा, नालंदा में अनेक विद्वान आचार्य हुए, जिनमें प्रमुख नाम निम्नलिखित है। आचार्य श्रीभद्र प्रसिद्ध कुलपति और योग शास्त्र ज्ञाता, धर्मपाल पूर्व कुलपति, ज्ञानचंद्र प्रभावी स्थितमती और गुणवती, आचार्य शांति रक्षित और कमलशील तिब्बत में ज्ञान प्रसार हेतु प्रसिद्ध, आचार्य पद्मासम और दीपशंकर श्री आतिश, आचार्य रिंगनान और नागार्जुन। ये सभी बच्चों कौन थे बच्चों? ये सभी प्रसिद्ध विद्वान थे, लिख दीजिएगा। 17 नंबर सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर, शिलभद्र से युवान चांग हैंसांग की कैसी बातचीत हुई? जब युवान चांग नालंदा में वापस अपने देश से चीन लौटने लगे, तब आचार्य शिलभद्र और अन्य भिक्षुक ने उन्हें अपने भारत में रुकने का अनुरोध किया। युवान चांग अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि यद्यपि वह बुद्ध की जन्मभूमि है और इसके प्रति उसका अगाध प्रेम है, किंतु उसने कहा यहाँ आने का उद्देश्य देशवासियों के हित के लिए धर्म की खोज करना था। अब वो वापस जाकर ज्ञान की अनुवाद करना चाहता है ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। इस उत्तर से शिलभद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और बोधिसत्व जैसे उदार विचार बताया। 18 नंबर सवाल यानी कि आपका लास्ट नंबर सवाल, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वान के प्रयासों का विवरण दीजिए। तो नालंदा के विद्वान ने विदेशों को विशेष तिब्बत का ज्ञान प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिब्बत सम्राट शुका से अनेक विद्वान धर्मोस भेंट के नालंदा भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा दी। इसके बाद आचार्य शांति रक्षित ने तिब्बत में प्रथम बौद्ध विहार 749 ईस्वी की स्थापना की। आचार्य कमलाशील, पद्मसंभव और दीपशंकर श्री आना ज्ञान अतीश जैसे विद्वानों तिब्बत जाकर बौद्ध ग्रंथों को तिब्बती भाषा में अनुवाद किया और वहां के निवासियों को शिक्षित किया। इस प्रकार आपका टोटल प्यारे बच्चों दूसरा नंबर चैप्टर का जितना भी प्रश्न था मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।